आगे बढ़ने से पहले, जैसे शुरू में मैंने बोला था कि मैं वेक्टर और थ्री डी एक साथ ही पढ़ाता हूँ। थ्री डी के लगभग हर क्वेश्चन को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आई थिंक नाउ आई शुड इंट्रोड्यूस थ्री डी। ठीक है, थ्री डी इज़ नथिंग बट ए, मतलब वेक्टर कोई बोलने का दूसरा तरीका है। कोई भी क्वेश्चन अगर वेक्टर का होगा तो उसको थ्री डी में कन्वर्ट कर सकते हैं वाइस वर्सा। बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है ये। ठीक है, जैसे वेक्टर और यहाँ हम बोलेंगे थ्री डी की टर्मिनोलॉजी। वेक्टर में अगर मैंने बोला पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, वहाँ थ्री डी में इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इंटर कन्वर्टेबल, जैसे मैंने बोला, मान लिया कि एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर से i माइनस जे प्लस टू के है, तो इसी में अगर आई जे के को हटा दोगे तो यहाँ से वन आ गया, माइनस वन आ गया, टू आ गया। तो साइमल्टेनियसली आई कैन से कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वन, माइनस वन एंड टू है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ होगा यूनिट वेक्टर, ये ठीक है, यहाँ पे होगा डायरेक्शन को साइन। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो डायरेक्शन को साइन मतलब यूनिट वेक्टर टाइप ही लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वन आई प्लस टू जे प्लस टू के बाई थ्री, ये ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन है। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, चार और चार आठ और एक नौ, और नीचे से थ्री का स्क्वायर विल बी नाइन, तो नाइन अपॉन नाइन विल बी वन। इसी को अगर हमें थ्री डी में बोलना होगा तो आई से कि वन बाई थ्री कॉमा टू बाई थ्री कॉमा टू बाई थ्री, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। ये ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को विल डिनोट बाय डी सी एज वेल। डायरेक्शन कोसाइन इन द डायरेक्शन, ठीक है, मतलब हमने बोला कि इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन कोसाइन इज दिस। तो इफेक्टिवली मैंने क्या बोला कि एक यूनिट वेक्टर बता रहे हैं लाइन के पैरेलल। और वैसे डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, किसी भी डायरेक्शन का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, जो एंगल होता है उसका जो कॉस होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। और यही यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट भी होता है, ये हम ऑलरेडी इसी मतलब किसी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। अब यूनिट वेक्टर में क्या है, जैसे इस वेक्टर को मान लिया मैंने चार से मल्टीप्लाई कर दिया, आई गेट फोर बाई थ्री आई कैप प्लस एट बाई थ्री जे कैप प्लस एट बाई थ्री के कैप। अब ये क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन आएगा ये अभी भी उसी के पैरेलल रहेगा इस यूनिट वेक्टर के, बस अब ये यूनिट वेक्टर नहीं बचा, इसका मैग्नीट्यूड अब वन नहीं आएगा और इसका मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम डायरेक्शन कोसाइन की बजाय क्या यूज़ करेंगे, वर्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो मतलब फोर बाई थ्री कॉमा एट बाई थ्री कॉमा एट बाई थ्री, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट डायरेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने वेक्टर में बोला कि अगर मैंने बोला आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक फ्री वेक्टर भी डिनोट कर सकता है जो जिसका एक डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, एंड ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी डिनोट कर सकता है। दोनों चीज़ डिनोट कर सकता है, वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं लिखा वन कॉमा टू कॉमा थ्री क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी दोनों चीज़ रिप्रेजेंट करता है। वन कॉमा टू कॉमा थ्री का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही रिप्रेजेंट करेगा, ये ठीक है, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, वन यूनिट एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में, फिर टू यूनिट वाई एक्सेस की डायरेक्शन में, और थ्री यूनिट जेड एक्सेस की डायरेक्शन में। ये एक पॉइंट आ गया पी, ये ठीक है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आर दिस, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। ये ठीक है, अच्छा, अगर पी को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये जो एक ओ पी वैक्टर आ गया वो पी का पोजीशन वेक्टर आ गया, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं ट्रांसलेट करा के यहाँ पे ले आऊँ इसी वेक्टर को, तो अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग थ्री डी में हमने क्या बोला था कि क्या वर्ड आएगा, डायरेक्शन रेशियो, तो ये डायरेक्शन रेशियो को भी रिप्रेजेंट कर सकता है।
ये ठीक है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर हो गया, ठीक है, उस वेक्टर का, जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 1 आएगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 2 आएगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 3 आएगा। तो 1,2,3 हमने क्या बोला, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट कैन रिप्रेजेंट coordinates of a point as well as it can represent a direction, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट आ गया, यूनिट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो आ गया, और वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, ये ठीक है, कोई भी फ्री वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। बस इतना बोल, इतने इसकी हेल्प से हम वेक्टर इक्वेशन को 3D में और वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ चीज़ और बोल सकते हैं, जैसे अगर कहीं इक्वेशन वगैरह लिख रहे हैं तो वेक्टर में अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो आई यूज़ आर वेक्टर, ये ठीक है। उसकी बजाय यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। आर वेक्टर की जगह एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मतलब क्या है, विल कम टू दिस, ठीक है। डायरेक्शन को साइन को यूजली एल एम एन से डिनोट करते हैं, यूजली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। दिस इज नथिंग बट वी हैव ऑलरेडी सेड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा करने से वेक्टर के क्वेश्चन को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अभी इस पे आएंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, उससे पहले हम इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान लिया उससे भी पहले, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, 3D की बात करें, तो मान लिया एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, ठीक है। एक पॉइंट बी है दैट इज x2 y2 z2, एंड एक पॉइंट सी है दैट इज x3 y3 z3, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, वो सब ऐसे ही एक्सटेंड हो जाएगा। अगर इसी को हमें ए पॉइंट को x1 y1 z1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, इसको अगर मेरे को वेक्टर में बोलना होगा तो एल से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ऑफ ए। एक्स वाई जेड हटा के कॉमा लगा दिया तो एक कोऑर्डिनेट्स हो गया एक, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना हो डिस्टेंस ए बी, तो दिस इज नथिंग बट ए बी वैक्टर का मॉड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, बी माइनस ए, ऐसे इसको लिख लिया x2 i प्लस y2 j जे कैप प्लस z2 k कैप, तो ये हो जाएगा b माइनस ए आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये ए बी वैक्टर लिखा जा रहा है मॉड के अंदर, ठीक है। अब ये भी एक वेक्टर आ गया, इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वही ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा, तो ये ऐसे आ गया, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो अगर हम केवल इसको डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ से देखें कि मेरे को दो पॉइंट पता है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये। दिस इज नथिंग बट जो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं या 3D पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन वगैरह हमने 2 डायमेंशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे अगर 2D प्लेन के अंदर अगर कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1 x2 y2, तो उसका डिस्टेंस में केवल इतना पार्ट आता है। तो यहाँ पे सिमिलरली एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, और ये सारी, ये जो बात है कि जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, ये हर बात में लागू हो जाएगी। जैसे कि मान लिया मेरे को स्पेस में दो पॉइंट रखे हैं ए और बी, और एक पॉइंट पी इसको लैम्डा इज टू म्यू की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो 2D में तो क्या होगा, लैम्डा इधर म्यू इधर, तो लैम्डा x1 प्लस म्यू, सॉरी लैम्डा x2, बी x2 है, म्यू x1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, कॉमा लैम्डा y2 प्लस म्यू y1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। 2 डायमेंशन होता तो केवल इतना ही होता। 3D में क्या होगा कि एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, लैम्डा y3 प्लस म्यू, सॉरी लैम्डा z3 प्लस म्यू z1, z3 नहीं, फिर गलती कर दिया, z2
अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ये क्या है? ये उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो ए बी को इन द रेशियो लैम्डा इज टू म्यू, ये ठीक है, डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए वही सेम स्टोरी कि एक जगह लैम्डा या म्यू की में एक जगह पे नेगेटिव ले लिया, ठीक है। फिर जैसे अगर ये ट्राइंगल आ गया, अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी और उससे हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ए बी सी, तो इसके जो सेंट्रॉइड है, ये ठीक है, सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, कॉमा, ये ठीक है। बस 3 डायमेंशन में क्या होगा, एक जेड कॉम्पोनेंट आ जाएगा। 2 डायमेंशन तो केवल इतना ही होता, 3 डायमेंशन में कैसे आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, इसे चाहे तो ये बोल दो कि हमने 2 डायमेंशन से एक्सटेंड कर लिया। 2 डायमेंशन में सिग्मा x1/3 एंड सिग्मा y1/3 आता है, तो 3 डायमेंशन में सिग्मा z1/3 और एक्स्ट्रा आ गया। चाहे इसको ऐसे बोल दो कि वेक्टर की तरफ से कि सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता है। अब a प्लस बी प्लस सी में क्या होगा, आई कॉम्पोनेंट जे कॉम्पोनेंट और के कॉम्पोनेंट इंडिविजुअली ऐड हो जाएगा। और उसको अगर 3D में मेरे को, जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला था कि पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट बना के लिखना है, तो वही आई जे के हटा के कॉमा लगा दिए, तो वैसा करने से ऐसे आ गया। ये ऐसे अगर सेंट्रॉइड होगा, सॉरी सेंट्रॉइड तो ये हो ही गया, ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूले में क्या होता है, एच में x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। ऐसे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिग्मा y1 tan a बाई सिग्मा tan a। 2 डायमेंशन में इतना होता है, 3 डायमेंशन में एक सिग्मा z1 tan a और आ जाएगा, मतलब z1 tan a प्लस z2 tan b प्लस z3 tan c, ये ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऐसे सर्कम सेंटर आ जाएगा, उसमें साइन 2a आ जाएगा tan a की बजाय, इन सेंटर आ जाएगा, इन सेंटर में इस tan a की बजाय साइड लेंथ आ जाता है a b c लिखते हैं, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में कर चुके हैं, वेक्टर में भी कर चुके हैं एंड स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं, तो 3D में बस उसी का एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर मैंने बोला कि ए x1 y1 z1 है, ये पॉइंट है x1 y1 z1 एंड बी मान लिया x2 y2 z2 है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ए बी के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ पे है, और अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो वो ए बी वेक्टर ही ए बी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा, विच इज़ नथिंग बट बी माइनस ए वेक्टर। तो अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस विल बी x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स जे कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स के कैप। इसी को अगर 3D में बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, आई जे के को हटा के हम क्या बोलेंगे, ए बी मतलब डायरेक्शन रेशो वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये ठीक है, दैट इज डी आर, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू लाइन ए बी। इफेक्टिवली ने क्या बोला कि इसके पैरेलल एक वेक्टर विल बी x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये हो गया, ठीक है, ओके। और मत ऐसे हो गया कि मान लिया लाइन L1 है, उसके पैरेलल डायरेक्शन रेशोज L1 M1 N1 है एंड दिस आर डायरेक्शन कोसाइंस है, चलो मतलब यूनिट वेक्टर है, और L2 के पैरेलल डायरेक्शन कोसाइन मान लिया लाइन L2 के, L2 M2 N2 है, तो दीज आर नथिंग बट, मतलब हमने क्या बोला कि लाइन L1 है, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर ये दे रखा है L1i प्लस M1j प्लस N1 के, ऐसी लाइन L2 है, उसके पैरेलल एक और यूनिट वेक्टर दे रखा है ऐसे करके। अब मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं बोला कि L1 L2 के पैरेलल है इफ, तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए,
ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, उसका मतलब मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं कि इनके कंपोनेंट, या हम ऐसे हो सकते हैं ये वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ये वेक्टर होना चाहिए, या दोनों के कंपोनेंट का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 3D में, n1/n2। ठीक है, तो अगर L1 और L2 पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मान लिया M1 की जगह यहाँ 0 लिखा है और M2 की जगह यहाँ 0 लिखा है, तो फिर इसको छोड़ दिया, फिर ये दोनों बचे हुए बराबर होने चाहिए अगर 0 0 लिखा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ना बोल के हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मेरे को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो 3D में हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन L1 के, लाइन L1 के ये हैं L1 M1 M1, और लाइन L2 के ये हैं L2 M2 N2, एंड इफ दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो फिर दिस रिलेशन शुड होल्ड। तो आई शुड अंडरस्टैंड कि रिलेशन कहाँ से है, अल्टीमेटली वेक्टर से है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। फिर ऐसे ही मैं बोलूँ कि एंगल बिटवीन L1 एंड L2 क्या होगा, तो ये होता है कॉस इनवर्स दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल या दो लाइनों के बीच का एंगल, ए डॉट बी। ये पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर है, ये दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, बस L1 M1 N1 ये खुद ही ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर मान लिया डायरेक्शन, मतलब चलो पहले तो इसका आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड। ये एंगल हो गया दोनों लाइनों के बीच में। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन की बजाय क्या डायरेक्शन रेशियो बोल दूँ, मैं बोल दूँ कि L1 के पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज α1 β1 γ1 है, एंड L2 के पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज α2 β2 γ2 है। तो फिर दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दैट विल बी कॉस इनवर्स वही α1 α2 प्लस β1 β2 प्लस γ1 γ2 होल डिवाइडेड बाई, अगर डायरेक्शन कोसाइन होता तो बस इतना लिखने से काम चल जाता क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। बट यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं, इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड से इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, ये यूनिट वेक्टर बना लिया हमने, रूट ओवर α2 स्क्वायर प्लस β2 स्क्वायर प्लस γ2 स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे आगे बाकी बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, हर बुक में you'll कर फाइन। उसने बोला कि डायरेक्शन रेशियोज हैं डायरेक्शन कोसाइन LMN सेटिस्फाई L प्लस 2M प्लस N बराबर 0 एंड LM प्लस 2MN माइनस LN बराबर 0। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेज कि फाइंड डायरेक्शंस, ये ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू डायरेक्शन सेटिस्फाई दिस एंड दिस, टू डायरेक्शन उसने खुद ही बोल दिया, देन फाइंड दोज डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन देम, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, उसने बोला कि दो ऐसा डायरेक्शन है जो इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो दोनों डायरेक्शन बताने। ठीक है, अच्छा इसमें तीन वेरिएबल दिखाई दे रहा है LMN। ठीक है, तो दो इक्वेशन तो एल, ये 1 और 2 दे ही रखा है, तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1, ये तीसरा रिलेशन हो गया। अब इन तीनों से LMN को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कौन कौन सा रिलेशन, एक तो ये, दूसरा हो गया L प्लस 2M प्लस N बराबर 0, तीसरा हो गया LM, कैलकुलेशन खूब होगा तो आई वॉन्ट टू द कैलकुलेशन दैट यू आर सपोज टू डू योरसेल्फ। दूसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन तीनों से LMN को सॉल्व करें। ठीक है,
अच्छा, मान लिया अगर n जीरो हो जाए, तो n जीरो हो जाए तो ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, तो l और m में से भी एक को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर l जीरो हो गया तो फिर इस इक्वेशन से वापस m भी जीरो हो गया, तो तीनों जीरो हो गए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, वरना ये सेटिस्फाई नहीं होगा। उसका होना क्या है कि अगर ये क्वेश्चन सही है तो l m और n में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा, अगर मान लिया मेरे पास कोई भी डायरेक्शन दिया है 1 2 3, तो इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके 9 4 13 और एक 14, 1/√14 से डिवाइड करके इसको एनी टाइम आई कैन मेक इट यूनिट वेक्टर। या डायरेक्शन रेशो देखा है, दिए दे रखा है, तो मैं इसको कभी भी डायरेक्शन कोसाइन बना सकता हूँ। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे मान लिया मेरे को एल एम एन दे रखा है और मेरे को पता है तीनों में कोई भी जीरो नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को एन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एल ओवर एन, एम ओवर एन, एन कॉमा वन, ये एक मेरा डायरेक्शन आ गया जो गिवन डायरेक्शन के पैरेलल होगा। तो अगर मेरे को ये पता है तो ये अपने आप पता लग जाएगा यूनिट वेक्टर बनाने से। ये ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला कि हमने क्या किया, इन तीनों को एल एम एन में सॉल्व करने के बजाय एन से डिवाइड कर लिया। इसको मान लिया मैंने अल्फा, इसको मान लिया बीटा, और ये हो गया वन। तो वेरिएबल कम कर लिया। ये ठीक है, अब इसको भूल गए। इसको हमने क्या किया, एन से डिवाइड किया। तो यहाँ पे एल अपॉन एन अल्फा हो गया, प्लस 2m अपॉन एन बीटा हो गया, प्लस 1 बराबर 0। नई इक्वेशन ये आ गया। और इसको डिवाइड कर लिया हमने एन स्क्वायर से। तो यहाँ एल और एम अल्फा बीटा प्लस 2m बीटा माइनस एक एन चला गया और दूसरा अल्फा बराबर 0। ठीक है, आई होप यस। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हो गया, दो अननोन हो गया अल्फा और बीटा। अब इनको सॉल्व कर लो। क्या करो, अल्फा उठा के इसमें रख दिया। तो ऐसा करने से क्वाड्रेटिक आ गया कि बीटा में, वो सॉल्व करना अपने आप। उससे दो वैल्यू बीटा वन बीटा टू आ जाएगा। ठीक है, अब बीटा वन को इस इक्वेशन में रख के यहाँ से अल्फा वन आ गया, तो वहाँ से यहाँ से एक डायरेक्शन आ जाएगा अल्फा वन बीटा वन वन। फिर ऐसे जो बीटा टू आया उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो दूसरा डायरेक्शन आ गया। ये ठीक है, विच इज़ अल्फा टू बीटा टू वन। अब इनको यूनिट वेक्टर बना लिया। यूनिट वेक्टर बनाने के बाद, ठीक है, आगे क्या पूछा था क्वेश्चन में, एंड फाइंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, यूनिट वेक्टर बनाने के बाद वही दोनों का डॉट ले लिया, कॉस इनवर्स ले लिया एंड सो ऑन, तो बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस विल गिव यू द आंसर। ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी हो गया है, कुछ कर नहीं सकते वैसे उसमें, बट लॉजिकली आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स कि तुमने जो पहले अभी तक पढ़ाया गया है वो ध्यान से सुना नहीं है। स्पेशली 3D वाले क्वेश्चन मैंने शुरू में बोला था चैप्टर शुरू करते समय कि 3D में ऐसे कुछ भी नहीं है, केवल वेक्टर के एक्सटेंशन है। तो अगर मेरे को वेक्टर आता है तो 3D भी तुरंत आ जाएगा। तो 3D के नाम पे तो हम बोलेंगे बस इतना ही है थ्योरी। ठीक है, अब वापस वेक्टर और 3D मिलके अब आगे चलेगा, मतलब साइमल्टेनियसली आई राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स एंड इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इन सब के इक्वेशन मैं 3D में भी लिखूंगा एंड वेक्टर में लिखेंगे साइमल्टेनियसली, और ट्रीटमेंट एक जैसा है। ठीक है, किसी को भी कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर मैं 2D की बात करूं, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा x प्लस 2y बराबर 5, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। तो इस x और y क्या है इसमें, कार्टेशियन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आया 1, 2, अब मेरे को ये चेक करना है कि, या स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं आया, एक पॉइंट दे रखा है 1, 2, अब मेरे को ये चेक करना है वो इस कर्व पे है या नहीं है। तो ये जानने के लिए व्हाट आई विल डू, एक्स और वाई की जगह आई विल पुट 1 एंड 2। एक्स और वाई कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, वो तो वेरिएबल की वैल्यू होल्ड करने के लिए हमने दो वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, तो 1, 2 मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ से आ गया 1 + 4 5,
सेटिस्फाई हो गया, उसका मतलब क्या कि 1,2 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अगर मैंने बाहर कोई पॉइंट लिया 3 से 2,5, वो इसमें रख के देखा, मतलब बाहर है या इसके अंदर है ये तो बाद में पता लगेगा। कोई पॉइंट दे रखा है से 2,5, वो मैंने इसमें रखा, नहीं सेटिस्फाई किया, उससे पता लगा कि मेरे को कि ये पॉइंट इसमें नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इक्वेशन। किसका इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन या एक कर्व का इक्वेशन है। इस बात का मतलब क्या है? दिस इज ए रिलेशन विच विल बी सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया तो वो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, बाहर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा और कर्व के ऊपर का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब सिमिलर चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि अगर मैं लिखा z-3 बराबर z0, ठीक है, या फिर मान लिया 1 प्लस आयोटा। अब इसमें मैं बोलूँ कि z क्या है, तो इसमें z वही है जो यहाँ पे x और y काम कर रहा है, बस इसमें एक साथ मिला के लिखा हुआ है, दिस z इज नथिंग बट x प्लस आयोटा y। तो x और y को एक साथ मिला के लिखा गया है। ये क्या है? ये भी किसी कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, अब कोई भी कर्व हो, मतलब ये 1 प्लस आयोटा तो नहीं हो सकता, मान लिया 2 है, ऐसे मॉड रियल नंबर ही होगा, तो मान लिया ये इक्वेशन है। ठीक है, अब मान लिया मेरे को ये पता लगाना है कि 3,2 आयोटा या 3 प्लस 2 आयोटा विच इज नथिंग बट 3,2 पॉइंट इस कर्व के ऊपर है या नहीं है। तो ये 3,2 में जेड की जगह पे रखूंगा, तो चेक करके देखा, 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 का मॉड, 3 कैंसिल बराबर 2 आयोटा का मॉड, वो 2 होता है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 2 बराबर 2 आ रहा है। दैट मीन्स कि 3 प्लस 2 आयोटा इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। वैसे कर्व क्या है? सर्कल, जो हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूँ 5 प्लस 7 आयोटा, वो तुम अपने आप इसमें वेरीफाई करके देखना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है कि जेड कहाँ से आ गया, कौन सा पॉइंट जेड है। तो ये एज सच कोई भी पॉइंट नहीं है, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे एक्स वाई का काम कर रही है। ये ठीक है, ये एक इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन। अब इसी का एक्सटेंशन वेक्टर में आ जाएगा। वेक्टर में बस क्या होगा, जो इक्वेशन है वो आर वेक्टर लिखा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने ऐसे लिखा बराबर 5, तो ये कोई इक्वेशन है। ये किस चीज़ का इक्वेशन है वो तो भूल जाओ, किसी भी चीज़ का इक्वेशन है, बट इसमें आर क्या है? इसमें आर एग्जैक्टली वही चीज़ है जो यहाँ पे एक्स और वाई है, या फिर यहाँ पे जो जेड है। इसमें आर कोई पॉइंट नहीं है, ये कोई कर्व या सरफेस होगा। ठीक है, अब इस पे मान लिया मेरे को ये पता लगाना है कि आई माइनस जे प्लस के, इस ये एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस कर्व या सरफेस पे लाई करता है नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है ये उठा के आर की जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे आर वही काम कर रहा है जो 2D में एक्स वाई काम करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड काम करता है। यहाँ पे वो काम कौन करेगा? आर। तो जैसे मैंने उठा के रखा आई माइनस जे प्लस के डॉट आई प्लस जे बराबर 5, तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 0 बराबर 0। तो 0 बराबर 5 तो नहीं होता है, उसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा है। कर्व या सरफेस जो भी है, सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये इस पे लाई नहीं करता है। तो इतना टाइम मैंने क्यों लिया समझाने के लिए? क्योंकि बच्चों को देखने में दिक्कत होती है कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद प्लेन। अच्छा, इक्वेशन का एक बार और, इक्वेशन का मतलब क्या है कि आई एम सपोज टू राइट एनी इक्वेशन in r vector which will be satisfied only by the points which lies on the curve or the surface whatever we are talking about। मान लिया मैं प्लेन की बात करेंगे, तो प्लेन की इक्वेशन का मतलब क्या है कि मैं आर वेक्टर में कोई भी ऐसा रिलेशन लिख दूं जो केवल प्लेन के ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई करे, बाहर वाला कोई पॉइंट सेटिस्फाई ना करे। अब ऐसा रिलेशन लिखने के माने 3-4 तरीके हैं, तो वो 3-4 सारी इक्वेशंस प्लेन की इक्वेशन ही होगी। ठीक है, तो लिख के देखते हैं समझ में आता है। अच्छा, अब वो वाला पार्ट शुरू होता है जब हमने वेक्टर के शुरू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके एक लेक्चर लिया था पूरा। ठीक है,
उसमें हमने बोला था कि दो पॉइंट से एक लाइन डिफाइन हो जाता है, ठीक है, 3 पॉइंट से एक प्लेन डिफाइन हो जाता है इफ़ दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उन सबको एक बार रिवाइज कर लिया, ये ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू फॉलो, अगर तुम्हें वो सब याद है तो। जैसे प्लेन के लिए मेरे को क्या चाहिए, ये एक प्लेन है पी, ठीक है, इस प्लेन के लिए, इस प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें हमने एक इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया था कि अगर मेरे को एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, ये मान लिया नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर प्लेन में एक पॉइंट मिल जाए ए, ठीक है, पॉइंट मिल जाए का मतलब क्या है कि उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, तो फिर प्लेन यूनिकली लोकेट हो गया, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन ऐसे आ गया, बट अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ठीक है, ये सारे प्लेन इसके परपेंडिकुलर हैं। फिर मैंने बोला कि प्लेन इस पॉइंट से पास करे, तो उसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो अब इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ना ऐसे कर सकते, ऐसे करेंगे तो फिर ये वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं बचेगा, ऊपर नीचे करेंगे तो ये पॉइंट बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स इफ आई एम गिवन अ वेक्टर which is perpendicular to the plane and a point on it, then this much information is sufficient to write equation of the plane, क्योंकि यूनिक प्लेन आएगा। अब प्लेन लिखेंगे कैसे, उसको लिखने का एक तरीका ये है कि मान लिया यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया आर, दिस इज जनरल पॉइंट, ये ठीक है, ये जो वेक्टर है दिस इज आर माइनस ए वेक्टर। ना यू शुड अप्रिशिएट कि ये जो एन वेक्टर है वो इस प्लेन पी के अंदर जितने भी वेक्टर्स आएंगे सबके परपेंडिकुलर है, और वाइस वर्सा कि अगर एन वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन है, सॉरी एन वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर कोई भी वेक्टर है तो उसी प्लेन में आएगा। उसका मतलब क्या है कि इस ए आर वेक्टर का इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होना इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस प्लेन। मतलब कि अगर पॉइंट आर, ये जो कैपिटल आर पॉइंट है, अगर ये इस प्लेन में है तभी ये जो आर माइनस ए वेक्टर होगा वो इस प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। जैसे ये मान लिया प्लेन है और इसके अंदर ए पॉइंट यहाँ पे, आर पॉइंट यहाँ है, तो मैं इसको मैंने ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट है उस प्लेन के अंदर ही आएगा। अगर पॉइंट आर बाहर आ जाए, मान लिया यहाँ पे आ जाए, प्लेन यहाँ पे रह गया, इसको अगर मैंने ऐसे तिरछा ज्वाइन किया तो जो वेक्टर आएगा वो इस प्लेन में आएगा ही नहीं, इस प्लेन में नहीं आएगा तो एन के परपेंडिकुलर नहीं आ सकता। उसका मतलब क्या है कि ए आर वेक्टर एंड एन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये केवल तभी होगा जब आर प्लेन के अंदर आ जाए, तो बस ये यूनिक प्रॉपर्टी होगी। इसी बात को जो मैंने बोला इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी बोला, उसको अगर मैं मैथमेटिक्स में लिख दूं, मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दूं, दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इस बात को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लेन का ये आ गया, आर माइनस ए डॉट एन बराबर जीरो, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया। क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंट आर प्लेन में लाई कर रहा होगा तभी ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, वरना जीरो आएगा ही, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। तो आर माइनस ए डॉट एन बराबर जीरो, ये फॉर्म वन हो गया, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें, चलो पहले तो तुम इसको ऐसे सोच लो कि इसको थ्री डी में कन्वर्ट करना है। थ्री डी में अगर कन्वर्ट करना है तो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, मान लिया x1 y1 z1, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर की जगह हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर ए बी सी, ठीक है, कॉमन लगा के। और आर का काम कौन करेगा, हमने पहले बोला था कि इक्वेशन लिखते समय एक्स वाई जेड, तो इस आर की जगह हमने लिखा एक्स वाई जेड, इस ए की जगह लिखा x1 y1 z1, और इस n की जगह लिखा a b c। तो r माइनस ए करने से x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ऐसे तीन कंपोनेंट्स आ गए। और उसका डॉट अगर ए बी सी के साथ लिया तो ऐसा रहेगा a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया 3D में।
ये ठीक है, ये सेम चीज़ ही लिखा हुआ, ये फॉर्म 2 हो गया, या जिसको हम बोलेंगे 3D में इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, हमें क्या क्या नोन चीज़ है, एक हमें पॉइंट बता रखा है, पॉइंट बता रखा है मतलब ए के पोजीशन वेक्टर बता रखा है, और एक नॉर्मल वेक्टर बता रखा है। तो अगर ये दोनों चीज़ दे रखा है तो हम प्लेन का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसको आई कैन राइट डाउन आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन बराबर 0। तो अगर ए और एन दोनों ही नोन क्वांटिटी हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर मान लिया क्यू है से। तो यहाँ से प्लेन का इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है आर डॉट एन बराबर क्यू। ये ठीक है, ये हो गया फॉर्म 3, आर डॉट एन बराबर क्यू। इसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में कोडेड है कि आर के साथ जो डॉट आया है ये तो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और ये जो क्यू है, मतलब अगर एन ये नॉर्मल वेक्टर फिक्स हो गया तो उसके बाद जो प्लेन आएंगे वो पैरेलल ही आएंगे। अब इन दोनों के लिए, क्योंकि इन तीनों प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर तो एक ही है, मान लिया एन वेक्टर, तो इन तीनों प्लेन की इक्वेशन में चेंज क्या होगा, वो चेंज क्या होगा क्यू का। इसके लिए कुछ Q1 लिखा होगा, इसके लिए Q2 लिखा होगा, इसके लिए Q3 लिखा होगा। तो ये जो Q है दैट विल टेक केयर ऑफ लोकेशन ऑफ द वेक्टर, लोकेशन चेंज करने पे Q चेंज होगा। और N वेक्टर क्या करेगा, दैट विल टेक केयर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। इसी के विज विज अब इस 3D वाले प्लेन को भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन बराबर 0। तो अगर मेरे को वो पॉइंट बता रखा है, मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन नोन क्वान्टिटी हो गया, और नॉर्मल वेक्टर भी अगर दे रखा है तो ए बी एंड सी ये भी नोन क्वांटिटी हो गया, तो ये पूरा एक नोन नंबर हो गया, ठीक है। इसको मैंने डी बोल दिया से। तो जनरल इक्वेशन प्लेन का कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेन है रिजल्ट याद रखने के हिसाब से क्या है, ये जो प्लेन है ये बेसिकली जो 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन काम करता है वो 3 डायमेंशन में प्लेन काम करता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैंने 2 डायमेंशन में जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन ऐसे होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 3 डायमेंशन में प्लेन का इक्वेशन कैसे हो गया, इसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत फ़ायदा हो गया कि अब ये जो स्ट्रेट लाइन वाले जितने भी फॉर्मूले याद हैं हमें वो सारे के सारे इस प्लेन पे लग जाएंगे, और जब इस प्लेन पे लग जाएंगे तो इस प्लेन को हम वेक्टर में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर वाले सारे फॉर्मूले याद आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उससे पहले बहुत छोटा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये ठीक है, फॉर विच परपेंडिकुलर वेक्टर इज I minus j plus 2k and plane passes through a point with position vector say 2i plus j plus 3k, ये ठीक है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, उसे क्या बोला, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बताओ अगर ये तो नॉर्मल वेक्टर हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन कितना होता है, आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0, ये हो गया। तो आर तो आर ही रहेगा, माइनस ए की जगह पॉइंट चाहिए तो ये आ गया 2,1,3, सही। मतलब अभी तो मैंने पॉइंट वैसे करके लिख लिया, डॉट 1,-1,2 बराबर 0, ठीक है। तो अगर मेरे को वेक्टर में एक्सप्रेस करना होगा तो आई राइट डाउन आर डॉट इन दोनों का डॉट, वो आ गया आई माइनस जे
प्लस 2k बराबर इन दोनों का डॉट, तो 2 माइनस 1 एंड 6, तो हो जाएगा 7। ये हो गया हमारे प्लेन का इक्वेशन, ये ठीक है वेक्टर में। और एक झटके के अंदर इसी को हम 3D में ही लिख देंगे। इसकी जगह पे कुछ भी नहीं, एक्स वाई जेड लिखना है, और इसका डॉट लोगे तो x और इसका डॉट x आएगा, y एंड इसका डॉट माइनस वाई आएगा, z एंड इसका डॉट प्लस 2z आएगा बराबर 7। ये प्लेन का, इसी प्लेन का इक्वेशन हो गया, किसमें, 3D के फॉर्म में। 3D वाला इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो एनी टाइम वी कैन कन्वर्ट, तो इस प्लेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 7 बराबर 0। ये प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक दो वेरी माइन्यूट पॉइंट, जैसे r माइनस ए डॉट एन लिखा है, दिस इज 0। अगर हम इसमें एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, और नॉर्मल वेक्टर तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ कोई दूसरा, मतलब मान लीजिए 2n वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैंने 2n लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही प्लेन आएगा। वो तो हम ऐसे ही दे सकते हैं, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैंने इस a को मान लिया 2a लिख दिया, ठीक, तो प्लेन चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन जनरल चेंज हो जाएगा, कुछ केसेस में नहीं भी होगा। जैसे अगर ये पॉइंट a है, ये ओरिजिन है, तो ये a वेक्टर हो गया, तो 2a वेक्टर तो यहाँ पे आएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक पैरेलल प्लेन ही आएगा, बट क्या होगा, 2a से पास करेगा a की बजाय, तो प्लेन डिफरेंट आएगा बट पैरेलल आएगा, ये अलग बात है। मेरे मतलब इन जनरल चेंज हो जाएगा, बाई चांस ऐसा भी सकता है चेंज ना हो। चेंज कब नहीं होगा, कि अगर ओरिजिन भी यहीं लाई कर रहा हो और ए इसी प्लेन में लाई कर जाए और ए भी इसी में लाई कर जाए, तो ये ए वेक्टर हो गया, तो 2a वेक्टर भी इसी प्लेन में आ जाएगा, तो उस वाले केस में ये प्लेन और ये प्लेन सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया, अच्छा, ऐसे अगर मान लिया ऐसे लिखा है आई माइनस जे बराबर 5, तो इसी इक्वेशन से मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन समझ में आता है, कि ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल है प्लेन का, ठीक है। और 5 एक ऐसी नंबर है, 5 को चेंज करेंगे तो एक पैरेलल प्लेन आ जाएगा। तो अगर मान लिया मेरे को एक प्लेन दे रखा है आर डॉट एन बराबर क्यू, और मैं उनको इसके पैरेलल प्लेन चाहिए, तो आर डॉट एन बराबर Q1 लिख लिया, दिस इज ए पैरेलल प्लेन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए, तो वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर एक प्लेन ये है तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है। ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेन है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड इफ आई कैन शो यू, ऐसे करके कोई दूसरा डायरेक्शन लिया, ये ठीक है, वो भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो इसलिए उसका इक्वेशन ऐसे फिक्स नहीं आएगा, उसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है प्लस लोकेशन भी चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन से ये एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर दे रखा है हमें 2 डायमेंशन में, तो उसके पैरेलल लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसे अगर मान लिया ऐसे लिखा है 3x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0, तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो एक्स वाई जेड के कॉम्पोनेंट है, दैट इज 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, दिस इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर प्लेन ये है तो इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है विच इज 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, सही है, दिस शुड बी क्लियर। अच्छा, अगर मान लिया इस प्लेन के ऊपर मेरे को कोई एक पॉइंट चाहिए, कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ भी तुम y को, मान लिया x को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया, तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, -2, तो 0 0 -2, एक पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट चाहिए, कोई बात नहीं, इसको 0 रख दिया, इसको 1 रख दिया, वहाँ से z निकाल दिया, फिर एक और पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ये जो इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0, इस इक्वेशन को मेरे को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो, एक झटके में हो जाएगा। एक्स वाई जेड की जगह तो आर आ जाएगा, आर डॉट 3 -1 और 1, ऐसे करके लिखा जाएगा 3i माइनस जे प्लस के, और ये जो +2 है वो चाहे इधर लिख दो,
चाहे दूसरी तरफ ले जाके -2 लिख दो। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब बहुत सारे फॉर्म में अपने आप कर सकते हैं उसके बाद। जैसे मान लिया एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, और इसमें एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, फ्री वेक्टर है, ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और एक पॉइंट दे रखा है सी। ठीक है, तो कभी भी मेरे को अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ एन वेक्टर एंड ए पॉइंट ऑन द प्लेन। तो पॉइंट तो ये हो गया। अब मेरे को नॉर्मल वेक्टर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दो वेक्टर प्लेन में है तो इन दोनों का क्रॉस लिया, तो ए क्रॉस बी वो नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो इस प्लेन का इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0 होता है। तो इस प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को यूज़ करके, आर माइनस ए की जगह क्या हो गया सी, डॉट एन की जगह कितना हो गया ए क्रॉस बी बराबर 0। ठीक है, ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया। यदि अगर क्वेश्चन में मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखा है तो मैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लूँगा एंड देन आई पुट यहाँ पे एक वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब इसको, ये मतलब नेक्स्ट फॉर्म हो गया। इसको लिखने का ये भी तरीका है, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। ये तो तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस सी ए बी का बॉक्स 0। ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब तो इसके साथ खेलते रहो, कैसे भी कर सकते हैं। आर माइनस सी के टर्म्स में ब्रेक कर दिया तो आर ए बी, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटे मोटे। और सी ए बी, ये किसका इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, ये बॉक्स 0 है, उसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो एक वेक्टर को मैं बाकी दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो यहाँ से आ गया आर बराबर सी प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ये क्या है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है। सही है। और अगर मान लिया सी जो है वो C1 C2 C3 है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ए जो वेक्टर है, ए तो फ्री वेक्टर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, A1 A2 A3 है। ऐसे बी के करस्पॉन्डिंग मान लिया B1 B2 B3 डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसको हम 3D वाली फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एक्स वाई जेड। तो तीनों को अलग अलग बराबर कर दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा C1 प्लस लैम्डा A1 प्लस म्यू B1। ऐसे वाई जेड C2 C3 प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा A2 A3 म्यू म्यू B3 B2। दिस एंड दिस एंड दिस, अगर मान लें किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी प्लेन रिप्रेजेंट करता है। ये सब एक ही बात है अल्टीमेटली। ये ठीक है। अब जैसे हमने बोला ना कि ये बॉक्स 0 है, ये वाला बॉक्स 0 है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो गया। बॉक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो इस चीज को मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे करके। आर का मतलब क्या है, एक्स, आर माइनस सी, तो एक्स माइनस सी वन, वाई माइनस सी टू, जेड माइनस सी थ्री। ये तो हो गया एक वेक्टर आर माइनस सी। ए और बी वेक्टर अगली दो रो में आ जाएंगे। तो ये आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। ये ठीक है। इस इक्वेशन में हमें इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। ये जो रो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ए वेक्टर इन द प्लेन। ये रो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अनदर वेक्टर इन द प्लेन। ये ठीक है। और ये C1 C2 C3 क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। ये ठीक है। मतलब इन जनरल क्या होगा कि A1 A2 A3 वाला वेक्टर और B1 B2 B3 वाला वेक्टर तो प्लेन के अंदर ही ऐसे आएगा। C1 C2 C3 वाला जो वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर है, तो वो प्लेन के अंदर नहीं आएगा, वो ओरिजिन से एक पॉइंट तक पहुंचेगा जिसके कोऑर्डिनेट C1 C2 C3। ठीक है। अब ऐसे करके तो तुम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अपने आप लिख सकते हो। जैसे मान लिया अब एक प्लेन है, उसमें हमने 3 पॉइंट दे दिए, ए बी एंड मान लिया सी, 3 पॉइंट है। इस प्लेन का इक्वेशन कैसे होगा, कुछ भी नहीं, आर माइनस ए
मतलब एक पॉइंट चाहिए तो उसमें ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों ही पॉइंट इस प्लेन के अंदर है। डॉट, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं सी भी लिख सकते हैं, तीनों चीज़ें दिखने में भले ही इक्वेशन अलग दिखाई दे बट अल्टीमेटली वो इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, डॉट, यहाँ पे अब एक वेक्टर लिखेंगे, कौन सा वेक्टर, जो इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अगेन ये हम वेक्टर प्रोडक्ट में एरिया निकालते समय बोल चुके हैं कि अगर ए बी सी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसको हम साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा एन वेक्टर का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक है, कौन से प्लेन का इक्वेशन विच पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप काफ़ी समझ में आ गया होगा शायद। और बाकी फिर वो सब चीज़ें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। अच्छा, ये समझ आता है कि इसको मेरे को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो एक्स वाई जेड की जगह आर डॉट ए बी सी की जगह ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और प्लस डी की जगह डी। ये वेक्टर इक्वेशन आ गया इसी प्लेन का। ठीक है, इस प्लेन के कोई पैरेलल प्लेन चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसकी अगर पैरेलल लाइन चाहिए तो उसमें हम इतना पार्ट चेंज नहीं करते, केवल इसको सी वन कर दिया। वैसे यहाँ पे पैरेलल प्लेन के लिए क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस इतना पार्ट तो चेंज नहीं किया, वेरिएबल वाला डी की जगह डी वन कर दिया या लैम्डा लिख दिया, ये एक पैरेलल प्लेन आ गया। परपेंडिकुलर प्लेन नहीं लिख सकते, ये मैंने पहले बता दिया क्योंकि परपेंडिकुलर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इन्फाइनाइट डायरेक्शंस। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो ए बी सी लगातार चेंज होता रहेगा, हर प्लेन का अलग अलग आएगा। तो स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे नहीं लिख सकते। बाकी बहुत सारे फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन वाले लग जाएंगे, जैसे कि इस प्लेन पे मान लिया एक पॉइंट बाहर दे रखा है, कुछ भी के विच इज x1 y1 z1, तो यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये ठीक है l, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम k टू प्लेन, वो स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है। जैसे स्ट्रेट लाइन में इसके कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं वैसे रखती है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी का मॉड होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 2D में, यहाँ पे जेड कॉम्पोनेंट भी है इसलिए प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर मान लिया 3D का क्वेश्चन नहीं भी है, वेक्टर का क्वेश्चन है, तो उसको मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से तुरंत कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आई माइनस जे प्लस के टू आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 5k बराबर 7। ये ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसको 3D में कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट हो गया 1 कॉमा -1 कॉमा 1, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से इक्वेशन कितना हो जाएगा, x के साथ ये प्लस 2y प्लस 5z माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेंथ बराबर 1 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 7 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर नहीं कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं कि फ्लो में ए बी सी डी चारों लिखते चले गए, ऐसा भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6 एंड दिस इज 9, तो कितना बचा 3/25 और 5 30 √30 विच इज इक्वल टू √3/10। ये आंसर होगा सही। आई होप दिस इज क्लियर।